हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू और यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और वर्णमाला के भेद, प्रकार, वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों। तो आज हम वर्णमाला से और इसके वर्गीकरण से दोस्तों सभी परीक्षाओं में जहाँ भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनता है वहाँ से यहाँ प्रश्न बनता है। 2 से 3 नंबर यहाँ से हमेशा हर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम इसे देखेंगे, वर्ण की परिभाषा को समझेंगे, वर्ण के भेद देखेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे और इसके सभी वर्गीकरण को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा हम देखते हैं वर्ण का, कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। दोस्तों, वर्ण क्या होता है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सके, अर्थात जिसको अलग अलग न किया जा सकता है, उस सूक्ष्मतम इकाई या उस सूक्ष्मतम वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा आपने देखा कि एक बार और देखते हैं परिभाषा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के 2 मुख्य भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आप जानते हैं, पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। और वर्णों के क्रमबद्ध और समूह को ही दोस्तों, वर्णों के जो क्रमबद्ध इसका जो समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला में आप अ से लेकर के अज्ञा तक आप पढ़ते हैं, यही वर्णमाला है हिंदी का। और इस अलग अलग जो वर्ण आप देखते हैं अ आ इ ई, इसे हम वर्ण कहेंगे दोस्तों। ठीक है, वर्ण की परिभाषा आपने देख लिया। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। और शब्द की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर क्या है और व्यंजन क्या है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखते हैं स्वर की परिभाषा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाती है। स्वर क्या होता है? तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु की बिना किसी अवरोध के, अर्थात जब हम स्वर की उच्चारण करते हैं तो बिना किसी वायु के जो है, बिना किसी अवरोध के, या जब वह ध्वनियां बाहर निकलती हैं तो इसी को हम स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं दोस्तों। बहुत लोग 13 बताते हैं, लेकिन 13 नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ही सही है दोस्तों। 11 मुख्य स्वर होते हैं और 2 जो होता है लास्ट में अंग और अह जो होता है दोस्तों, वो अयोगवाह होता है। उससे हम आगे पढ़ेंगे अयोगवाह क्या होता है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 है। वो क्या क्या है? अ, ई, उ, री, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये जो है दोस्तों 11 कुल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, अब स्वर के भेद दोस्तों, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। स्वर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप यहाँ से देखेंगे, पहला होता है हस्व स्वर। पहला कौन सा स्वर होता है? हस्व स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर को हम हस्व स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है दोस्तों। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। आप यहाँ देख रहे हैं अ, ई, उ, री, ये जो है 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, ये जो होते हैं दोस्तों, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ये कुल पूछा जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 4 बताएंगे। अ, ई, उ, री होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, इसी को जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं दोस्तों। अ, ई, उ, री को 4 होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो इसका दूसरा भेद होता है दोस्तों। दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के बाद दूसरा दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है दोस्तों। आपने जाना कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर में दोस्तों 2 मात्रा का समय लगता है। यह ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है दोस्तों, इसमें ये दीर्घ स्वर होता है।
ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? तो इसमें कुल 7 वर्ण आते हैं दीर्घ स्वर में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल 7 वर्ण आते हैं, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। 4 वर्ण आते हैं हर्ष स्वर में, 4 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में दोस्तों आपने पढ़ा 7 वर्ण होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कितना अधिक समय लगता है? तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, जबकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, आपने देख लिया, अपने इसको 7 वर्णों को आपने देख लिया। अब तीसरा जो दोस्तों होता है प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर जो क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लगता है या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। इसमें आता है ओम। ओम जो है दोस्तों, जो है इस प्लुत स्वर का उदाहरण है। ये संस्कृत का जब हम उच्चारण करते हैं तब वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है ओम का। हिंदी में बस आपको 2 पढ़ना होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन संस्कृत पढ़ते समय आपको प्लुत स्वर की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कुल 3 स्वर इसके माने गए हैं भेद स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत माने गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर प्लुत स्वर में पूछा जाए तो आप इसे ओम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि कुल 13 स्वर आज पढ़ेंगे तो उसमें 13 वर्ण आपको मिलेंगे। अ से लेकर के औ तक मिलता है और उसके बाद अंग और अह मिलता है दोस्तों। तो 11 जो है स्वर होते हैं जो अ से लेकर औ तक होते हैं, और 2 जो लास्ट में होता है स्वर में लिखा जाता है अंग और अह, यही दोनों दोस्तों अयोगवाह होता है। अंग और अह, अंग की जो है ऊपर बिंदी होती है, इसे अनुस्वर कहते हैं। कोई भी वर्ण हम जब शब्द लिखते हैं तो उसमें अगर ऊपर बिंदी लगा हो तो उसे अनुस्वर कहते हैं। ये अंग की बिंदी होती है दोस्तों। और विसर्ग होता है, जो हम किसी शब्द के लास्ट में 2 बिंदी लगाते हैं तो वो विसर्ग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वर के अंतिम में लिखे जाते हैं, इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने अंगूर लिखा तो अंगूर में ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं यही बिंदी दोस्तों अनुस्वर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह का हम लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा अतः, अतः लिखे तो अतः में त के बाद तो 2 बिंदी बगल में लगाते हैं, ये विसर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों स्वर के अंतिम में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से स्वर आप पढ़ेंगे तो कुल 13 मिलेगा, लेकिन उसमें 11 स्वर होता है और लास्ट में अंग और अह ये दोनों विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। इसे अयोगवाह कहते हैं दोस्तों, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आपने अयोगवाह देख लिया। आइए व्यंजन दोस्तों, व्यंजन देखते हैं। स्वर हमने देखा, अब व्यंजन देखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अर्थात स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी होती है दोस्तों, तभी व्यंजन का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो ये परिभाषा है, व्यंजन उस वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन की कुल संख्या दोस्तों 41 है, 41 है। व्यंजन की कुल संख्या आप जो है एग्जैक्ट याद रखिए, जो भारत सरकार द्वारा मानक है, जो परीक्षा में मान्य किया जाता है, वो 41 है। व्यंजनों की संख्या 41 है, 41 है। कौन कौन से व्यंजन वर्ण है दोस्तों? तो आप यहाँ देखेंगे व्यंजन जो वर्ण है, कौस, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और ये य, र, ल, व, ये तालव्य स्व दोस्तों। ये बड़ा स्व को हम कहते हैं तालव्य स्व, ये हम मूर्धन्य स्व कहते हैं, और इसे छोटा स्व को दंत स्व कहते हैं दोस्तों। तो ये दंत स्व होता है, ये मूर्धन्य होता है, और ये तालव्य स्व होता है। ह, छ, त्र, अज्ञ, श्र, और लास्ट में ये 2 होता है दोस्तों, ये द्वित्व व्यंजन है, ढ और ढ, ये दोनों द्वित्व व्यंजन के वर्ण हैं दोस्तों। चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन के कुछ जो है वर्ग होते हैं, इसके वर्गीकरण करते हैं। जैसे क से म तक आपने पढ़ा कि जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। तो आप इनका कुछ वर्गीकरण समझ लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो क वर्ग दोस्तों, इसमें 5 वर्ग होते हैं। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है दोस्तों।
दोस्तों। क वर्ग में क के जितने वर्ण आते हैं वो आते हैं, क ख ग घ अंग आता है। च वर्ग में दोस्तों च वर्ग के सभी वर्ग आते हैं, च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा ये आते हैं। त वर्ग में त थ द ध न आता है और प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 है सब में, और आप देख रहे हैं कि ये कुल 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से जब आप जो है काउंट करेंगे तो 5 × 5 आपको 25 मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कुल 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में कुल 5 वर्ण हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जब आप गुणा करते हैं 5 में 5 का तो आपको 25 मिलता है। तो इस प्रकार से बताया गया कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होते हैं, क से म तक होता है दोस्तों। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे व्यंजन भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 25 है। क से लेकर के म तक जो वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक ये कुल 25 वर्ण होंगे दोस्तों। और इन 25 वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो म के बाद य र ल व ये 4 आप पढ़ते हैं, ये य र ल व 4 जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, और इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, इनकी संख्या य र ल व होता है, ठीक है। और इसके बाद से आता है उष्म व्यंजन दोस्तों। उष्म व्यंजन की संख्या भी कुल 4 होती है। इसमें व के बाद जो आप स पढ़ते हैं, ये मूर्धन्य स, ये दंत स और ह, ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों दोस्तों उष्म व्यंजन के प्रकार हैं। उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, श स ह होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया स्पर्श व्यंजन कुल संख्या 25 होती है, क से म तक होते हैं ये। अंतस्थ व्यंजन इनकी कुल संख्या 4 होती है, य र ल व होते हैं। उष्म व्यंजन इनकी भी कुल संख्या 4 होती है, इसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये 4 होते हैं, ठीक है। आइए आगे 2 और इसके वर्ण प्रकार होते हैं व्यंजन के, उन्हें भी हम देखते हैं दोस्तों। 2 और प्रकार होते हैं व्यंजन के, इसमें आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आता है। आगत व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो आप कोई आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। इसमें जो है जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं तो नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो यहाँ पे बिंदी, ये फकीर हमको लिखना हो तो दोस्तों फकीर में कौन सा फ लिखते हैं? ये बिंदी वाला होता है, यहाँ क और र, फकीर ऐसे लिखते हैं ना। तो फकीर में जो ये फ लिखते हैं, नीचे बिंदी होता है, तो इसी फ और जो इनको दो है, दोनों को हम आगत व्यंजन में रखते हैं, इसे आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ज और फ, नीचे ये दोनों बिंदी लगा होता है। और पांचवा जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है, संयोग से, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वालों को जो है व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या दोस्तों 4 होती है, जो आप पढ़ते हैं छ, त्र, अज्ञ और स्र, ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन है। इसमें क और इसके नीचे हलंत, अर्थात इसे हो गया आधा क और स, ये दोनों को, ये मूर्धन्य स और क के मिलने से जो है छ का निर्माण होता है, छ बनता है। त और र के मिलने से त्र बनता है, ज और इया के मिलने से ज्ञ बनता है, और तालव्य श और र के मिलने से श्र बनता है दोस्तों। इस प्रकार से ये छ, त, अज्ञ और श्र ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि ये जो है कोई एक संयुक्त व्यंजन दे देगा छ, त्र, अज्ञ और श्र में से, और कहेगा कि ये किन 2 वर्णों के मिलने से बना है या किन 2 वर्णों का संयोग है। तो आपको दोस्तों ये पढ़ना होगा कि क और स के मिलने से छ बनता है, त और र के मिलने से त्र बनता है, ज य के मिलने से ज्ञ बनता है, श और र के मिलने से स्र बनता है दोस्तों। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इस पूरे को आप नोट्स दोस्तों। इस प्रकार से आपने जो है स्वर, व्यंजन, वर्ण और इनकी परिभाषाओं और इन सभी की जो है परिभाषा और इनके प्रकार और भेद को आपने देखा दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करने वाले हैं उन्हें शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस पाते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।